जय हिंद साथियों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका दी संजीव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिंदी विषय में ये समास टॉपिक को सीखने वाले हैं। ऑलमोस्ट इसकी 2 या 3 क्लासें होंगी और हम इसे सीखेंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक। चलिए देखते हैं हम समास जानते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम समास की परिभाषा। समास के बारे में जानते हैं। समास देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। संक्षेप या संक्षिप्त होता है अर्थात जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बनता है, तब उसे हम समास कहते हैं। देखिए समास की हमने परिभाषा ये लिखी है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। देखिए संक्षेप या संक्षिप्त ये होता है छोटा रूप। ठीक, किसी भी दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जब हम एक पद बना देंगे, देखिए अर्थ समान निकलना चाहिए। दो या दो से अधिक पदों का एक शब्द बनाने पर या एक पद बनाने पर उसका अर्थ वही निकलना चाहिए जो अर्थ उसका दो या दो से अधिक पदों में निकल रहा था। उसे ही हम समास कहते हैं। देखिए संक्षिप्त या संक्षेप हो जाता है, उसे समास कहा जाता है। ठीक, अर्थात जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बनता है तब उसे हम समास कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, पूरी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल पर उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, गंगा का जल। देखिए गंगा का जल, ठीक, ये हमारे दो या दो से अधिक पद हैं। जब हम इसका समास बनाएंगे तो ऊपर लिखा है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बनता है। ये दो या दो से अधिक पद हो रहे हैं, अब हम इनका एक पद बनाते हैं, उसे ही हम समास कहते हैं। देखिए गंगा का जल, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं गंगा जल। ठीक, यही हमारा समास हो गया। चलिए इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। रसोई के लिए घर। ठीक, चलिए इसका देखते हैं समास किस प्रकार बनता है हमारा। ये हो जाएगा रसोई घर। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि देखते हैं यहाँ पर हमारा राजा की कन्या। ठीक, देखते हैं, इसे हम आसानी से लिख सकते हैं राजकन्या। अर्थात जब हम दो या दो से अधिक पदों को उसके छोटे रूप में या संक्षिप्त में लिखते हैं वही हमारा समास कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए और भी एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं, जैसे राजा का महल, तो उसे हम लिख देंगे राजमहल। इस प्रकार से अनेक हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं, हम अब देखते हैं समास विग्रह और जानते हैं समास विग्रह की परिभाषा। समास डैश विग्रह। देखिए समास विग्रह को व्यास भी कहा जाता है। ठीक, कभी कभी समास विग्रह की जगह व्यास दे दिया जाता है। चलिए जानते हैं अब इसकी परिभाषा कि समास विग्रह या व्यास क्या होता है। चलिए, जब कोई एक पद दो या दो से
जब कोई एक पद दो या दो से अधिक पदों में विभक्त होता है तब हम उसे समास कहते हैं। चलिए पहले इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद आराम से समझेंगे दोनों चीज़ों को। एग्जाम्पल लिखने पर शायद अच्छे से समझ में आए। देखिए, गंगा जल, मैं वही एग्जाम्पल द्वारा लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न न हो और आप आसानी से समझ जाएं। ठीक, एग्जाम्पल तो और भी लिख सकता हूँ, लेकिन उससे फिर आपको भ्रमित हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यही एग्जाम्पल, कोई नहीं, हमारे कोई भी एग्जाम्पल बार बार आए, कोई परेशानी नहीं। राजकन्या, ठीक। चलिए अब इसे हम समझते हैं कि यह हमारा समास विग्रह, यह व्यास होता है। देखिए, समास विग्रह या व्यास, चलिए देखिए, समास विग्रह या व्यास, जब कोई एक पद दो या दो से अधिक पदों में विभक्त होता है तब हम उसे समास कहते हैं। देखिए, विभक्त होने का मतलब हमारा होता है किसी शब्द का टूटना, ये अलग अलग होना। एक पद दो या दो से अधिक पदों में विभक्त होता है, मतलब दो या दो से अधिक पदों में टूटता है एक पद। और समास में हमारा क्या था, दो या दो से अधिक पद एक पद बन रहे थे, वो संक्षिप्त या संक्षेप होता है, मतलब एक पद बन रहा था तो उसे हम समास कहते हैं। और इसमें एक पद हमारा दो या दो से अधिक में टूट रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि समास और समास विग्रह ये आपस में विपरीत हैं एक दूसरे के। समास और समास विग्रह ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं गंगा जल। तो गंगा जल हमारा लिखा हुआ है, तब हम गंगा जल का समास विग्रह किस प्रकार देखते हैं। देखिए, गंगा जल हो जाएगा गंगा का जल, गंगा का जल। ठीक, देखते हैं रसोई घर हो जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक, इसी प्रकार से राजकन्या, राजा की कन्या, राजा की कन्या। ठीक, यह हो गया हमारा राजा की कन्या। देखिएगा आप, गंगा जल, गंगा जल हमारा ऊपर समास है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, समास विग्रह है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक पदों में हमारा बटा हुआ है और यहाँ हमारा एक पद बन गया। तो एक पद जब होगा वो हमारा समास होगा, और दो या दो से अधिक पद जो होंगे वो हमारे समास विग्रह होंगे। देखिएगा आप, ये हमारे समास विग्रह हैं, ये जो टूटे हुए हैं। ठीक, विग्रह भी लिख सकते हैं आप इसे, और समास विग्रह लिख दिया जाता है। वैसे ये होता विग्रह ही है, समास विग्रह के साथ लिख दिया जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, और ये जो हमारे होने वाले हैं ये तीनों, ये होने वाले हैं हमारे समास। ठीक, आप चाहें तो ऊपर भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारे समास हो जाएंगे और ये हमारे विग्रह हो जाएंगे। देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें हमारा समास विग्रह आया था, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए, समास विग्रह, देखिए समास विग्रह और समास और समास विग्रह ये लिख दिया गया है। इसका जो समास का विपरीत होता है वो विग्रह ही होता है। ठीक, विग्रह, समास का जो विपरीत होता है विग्रह, समास विग्रह लिख दिया जाता है ताकि आपको अच्छी से समझ में आ सके। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं ये समास। ठीक, समास, और इसका विलोम क्या होता है, विग्रह। समास का विलोम हो गया विग्रह या व्यास। ठीक, इसी प्रकार से एक शब्द है हमारा संधि। संधि का होता है हमारा विच्छेद। ठीक, देखिए ये दो शब्द मैंने लिखे हैं, ये शब्द मैंने इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे विलोम शब्द या जहाँ पर समानार्थी शब्द हों, पर्यायवाची शब्द हो, वहाँ पर नहीं मिल पाते। जो शब्द हमें जहाँ पर मिलता जाए उसे वहीं पर समझते जाइए, जानते जाइए। देखिए ये यहाँ पर लिख लेंगे आप विलोम। ठीक,
ये लिख लिया हमने विलोम। देखिए समास का हमारा विलोम होता है विग्रह या व्यास, और संधि का विलोम होता है हमारा विच्छेद। ये दोनों आपस में विपरीत हैं, ये दोनों आपस में विपरीत हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि समास का विपरीत क्या होता है, तो वह होगा हमारा विग्रह या व्यास, और संधि का विच्छेद। देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश किसी भी दोनों में से कोई से भी विषय में अपना कमांड बना सकें, तब हमें शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। शब्द शब्द समूह से ही हमारे हिंदी का निर्माण होता है। देखिए ग्रामर भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शब्दों का हमें ज्ञान होना। ठीक, इसलिए जो शब्द हमें जहाँ मिलता जाए उसे वहीं पर आप याद करते जाइए, समझते जाइए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं समास के भेद या प्रकार। देखिए हमने समास पढ़ लिया है, समास की परिभाषा, समास विग्रह व्यास पढ़ लिया है। अब देखते हैं हम समास के भेद या प्रकार। ठीक, चलिए देखते हैं समास के भेद। समास के भेद या प्रकार, कुछ भी कह सकते हैं आप, भेद कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं। चलिए समास के भेद या प्रकार की हम परिभाषा देखते हैं, हम कितने प्रकार के होते हैं ये समास के भेद या प्रकार। देखिए मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। नंबर पहला लिख लेते हैं हम यहाँ पर, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर 3 लिख लेते हैं यहाँ पर हम, नंबर 3 लिखते हैं हम यहाँ पर द्वंद्व समास। नंबर 4 होता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 5 होता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार से नंबर 6 होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक, ये हमारे 6 प्रकार के समास हो गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं नंबर पहला जो दिया हुआ है हमारा अव्ययी भाव समास, और इसे पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। नंबर पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। चलिए जानते हैं अव्ययी भाव समास की परिभाषा। इस समास के शब्दों में प्रथम पद, या इसे ही हम बोल देते हैं पूर्व पद। प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। ठीक, चलिए और देखते हैं। इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक, चलिए अब इसे समझते हैं। ठीक, अव्ययी भाव समास। इस समास के शब्दों में प्रथम पद या पूर्व पद, ठीक, प्रथम पद या पूर्व पद
हमारा उसमें अव्यय या उपसर्ग होगा, ठीक, प्रथम पद या पूर्व पद में। और देखिए मैं बात कर लेता हूँ अव्यय या उपसर्ग के बारे में, ठीक, यहाँ पे ही हमारा क्लियर हो जाता है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, इसे हम इन दोनों को ही हम इनके ही चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिक तरीके से, लेकिन अभी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं, ठीक, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। देखिए उपसर्ग को कहते हैं हम प्रीफिक्स, उपसर्ग को कहते हैं हम इंग्लिश में प्रीफिक्स। देखिए उपसर्ग हमारे वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बना देते हैं, ठीक, किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाते हैं, वह हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो हमारे शब्द नहीं होते हैं, ये हमारे शब्दांश होते हैं। शब्द अंश, शब्द का अंश होता है, ये पूरा शब्द नहीं होता। किसी शब्द के आगे जो लगा होता है अंश, वह होता है ये, ठीक, ये शब्द से पहले लगते हैं, सही। देखिए उपसर्ग की जो हमारा, अगर हम इसे तोड़ें, इसका अर्थ निकालें, तो देखिए उप जो होता है हमारा होता है समीप, जबकि सर्ग जो होता है वो होता है सृष्टि करना। उप होता है समीप और सर्ग होता है सृष्टि करना। कहने का मतलब ये किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द की सृष्टि करना या एक नया शब्द बनाना, वह हमारा कहलाता है उपसर्ग, ठीक। उपसर्ग समझ में आ गया। प्रत्यय जो होता है हमारा वो किसी शब्द के हमारे पीछे लगता है, जबकि उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे लगते हैं, सही है, ये हो गया हमारा उपसर्ग। देखिए अव्यय, अव्यय क्या होते हैं? लिंग स्थान वचन, लिंग स्थान वचन आदि के प्रभाव से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे हमारे अव्यय कहलाते हैं। समझ गए? लिंग स्थान वचन आदि के प्रभाव से इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वे हमारे क्या कहलाते हैं? अव्यय। तथा एक बात और ध्यान दीजिएगा, अव्यय का हम जो हमारे अव्यय होते हैं उनका हम कभी भी संधि विच्छेद नहीं कर सकते, उन्हें हम कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो पहले से ही इतने छोटे होते हैं और उन्हें हम तोड़ नहीं सकते, ठीक। चलिए ये दोनों हमारे समझ में आ गए कि उपसर्ग और अव्यय क्या होते हैं, सही। अब देखते हैं हम पहचान के अव्ययभाव समास की, ये हमने परिभाषा लिखी है, ठीक, अव्ययभाव की। अब देखते हैं पहचान की किस प्रकार से हम अव्ययभाव को अच्छी प्रकार से पहचान पाते हैं कि इसमें हमारा अव्ययभाव समास है। पहला पद, पहला पद, पहला पद होगा हमारा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, यथा, यावत, हर, बा, बे, उप, बद आदि, हमारे आदि उपसर्ग या अव्यय हमारे पहले पद में दिए होते हैं, ठीक। देखिए पहला पद, पहला पद किसी शब्द का जो हमारा पहला पद होगा, देखिए शब्द में हमारे दो पद हो सकते हैं, तीन पद। पहला पद एक तो होता है हमारा जो मध्य पद होता है बीच का, एक होता है पहला पद, एक होता है बाद का पद, ठीक। देखिए पहला पद, पहला पद होता है हमारा पहला पद, पहला पद जो हमारा शुरू होगा वो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, बा, बे, उप, बद, इनमें से कोई से भी उपसर्ग या अव्यय से हमारा शुरू हो सकता है पहला पद। और भी कुछ होते हैं लेकिन मोस्ट जो होते हैं वो अधिकांश यही होते हैं, और हैं लेकिन वो इतने नहीं पूछे जाते कभी भी, ठीक। तो इनमें से ही हमारा उपसर्ग या अव्यय होने वाला, तो हम पहचान पाएंगे कि ये हमारा इसमें अव्ययभाव समास है। चलिए हम इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं अच्छी तरीके से कि हम कैसे पहचान पाते हैं कि इनमें हमारे अव्ययभाव समास है या नहीं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक। देखिए यदि मैं इससे अनु से बनाऊं तो ये हमारा हो जाएगा अनुसार, अनुसार, ठीक। देखिए अनु, यहाँ पे देखिएगा आप, चलिए पहले हम शब्द लिख लेते हैं, उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक। अनुसार, आजीवन, अनुसार आजीवन, प्रतिदिन, भरपेट, प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, यथाशक्ति, हर पल, हर पल, ठीक। इसी प्रकार से देखते हैं बदसूरत, बदसूरत, ठीक। इसी प्रकार से देखते हैं हर दिन,
हर दिन, ठीक, प्रत्येक, ठीक, इसी प्रकार से देखते हैं। और आजन्म, देखिए इसी प्रकार से आपको बनते जाएंगे, इन शब्दों से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, ठीक। देखिए अब देखिएगा आप, इन्हें हम समझते हैं। देखिए अनुसार, अनुसार में ये हमारा अनु, ये हमारा उपसर्ग, ये अव्यय हो गया। इनमें से आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा अव्ययभाव समास है। देखिए आजीवन में हमारा आ उपसर्ग या अव्यय है। प्रतिदिन में प्रति हो गया हमारा, ठीक। भरपेट में भर हो गया। यथाशक्ति में यथा हो गया, ठीक। हर पल में हर हो गया। बदसूरत में बद हो गया। हर दिन में हर। प्रत्येक में, देखिए प्रत्येक, जब हम संधि विच्छेद, इसका हम संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, संधि इसे तोड़ेंगे शब्द को, तो हमारा प्रति प्लस एक, ठीक, प्रति प्लस एक इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये आप यहाँ देख सकते हैं, प्रति प्लस एक, ठीक। लेकिन जब हम इस शब्द को मिलाते हैं तो हमारे ये प्रत्येक इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें भी हमारा प्रति छिपा है, ठीक। आजन्म, ये इसमें भी हमारा उपसर्ग ये अव्यय है। इसी प्रकार से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस शब्द में हमारा अव्ययभाव समास है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं और अलग प्रकार के एग्जाम्पल जिनमें हमारा अव्ययभाव समास होता है और अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं उनको। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं और अलग प्रकार के एग्जाम्पल जिनमें हमारा अव्ययभाव समास होता है, ये देखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, पल पल, पल डैश पल, या इसे हम लिख सकते हैं पलोपल, पलोपल। देखिए द्वार डैश द्वार, इसे हम लिख सकते हैं द्वारों द्वार। जन्म डैश जन्म, इसे हम लिख सकते हैं जन्मों जन्म, ठीक, जन्मों जन्म। देखिए अब हम इसे समझते हैं कि हम इनमें कैसे पता कर पाते हैं कि इनमें हमारा अव्ययभाव समास है। सही, देखिए लिखा है पल डैश पल। ध्यान दीजिएगा, अव्ययभाव समास में अधिकांश ऐसा होता है जब हमारे दो या दो से अधिक पद दिए होते हैं कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर हमारा डैश दे दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, डैश, ठीक, ये डैश ये डैश, और जहाँ पर हमने सीखा था समास विग्रह, उनके बीच में भी डैश था, तो ये दे दिया जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है पल पल, सही शब्द है हमारा पल पल। देखिए जब पल पल लिखा है तो हम इसे क्या इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि पलो पल, पल पर और पलो पल दोनों एक ही बात है, ठीक। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम इसमें अव्ययभाव समास देखते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि जो अपराध करता है वह बाद में पल पल रोता है। जो अपराध करता है वह बाद में पल पल रोता है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो अपराध करता है वह बाद में पलो पल रोता है? दोनों एक ही बात है। जो अपराध करता है वह बाद में पलो पल रोता है। और मैं क्या इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि जो अपराध करता है वह बाद में हर पल रोता है। पलो पल या पल पल रोता है मतलब हर पल रोता है, वह रोता ही रहता है, ठीक, हर पल रोता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा हर छिपा है, हर अव्यय छिपा है। और मैंने ऊपर बताया था कि जब पहचान में कि हमारा हर अव्यय उपसर्ग दिया हो तो उसमें हमारा अव्ययभाव समास होता है। इनमें हमारा अव्यय छिपा है। इसी प्रकार से आप चाहे दूसरा देखिएगा, द्वार द्वार, द्वारों द्वार। देखिए मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि वर्तमान समय में भिखारी को भोजन के लिए द्वार द्वार भटकना पड़ता है, ठीक। वर्तमान समय में भिखारी को भोजन के लिए द्वार द्वार भटकना पड़ता है। तो क्या मैं इस प्रकार से नहीं कह सकता कि वर्तमान समय में भिखारी को भोजन के लिए द्वारों द्वार भटकना पड़ता है, ठीक, दोनों एक ही बात हो गई। तो मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में भिखारी को भोजन के लिए हर द्वार भटकना पड़ता है। द्वार द्वार भटकना पड़ता है मतलब हर द्वार भटकना पड़ता है। देखिए इनमें हमारा हर अव्यय छिपा हुआ है, ठीक। देखिए इसी प्रकार से जैसे देख लीजिए आप, जन्म जन्म,
यदि मैं कहूँ कि मैं आपका जन्म जन्म साथ निभाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका जन्म जन्म साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि मैं आपका जन्मों जन्म साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। और मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि मैं आपका हर जन्म साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। हर जन्म, इनमें हमारा हर अव्यय छिपा होता है। चलिए लिख लेते हैं, आप यहाँ के पीछे को लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ हम पीछे को लिख लेंगे। इनमें हर अव्यय छिपा होता है। ठीक, इनमें हमारा हर अव्यय छिपा होता है। और जब हमारा हर अव्यय दिया होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें हमारा अव्ययभाव समास है, क्योंकि हर हमारा पहचान में हमने ऊपर देखा था। ठीक, हर हमने ऊपर देखा था। चलिए, इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल होते हैं जिनमें हमारा अव्ययभाव समास होता है, थोड़े अलग प्रकार के, उन्हें भी देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं सबको। ठीक, चलिए देखिए, लिखते हैं एग्जाम्पल। ये देखते हैं, खाना वाना, खाना डैश वाना। ध्यान दीजिएगा, इनमें भी हमारा डैश दिया हुआ है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अव्ययभाव में अधिकांश डैश दिया होता है। ठीक, सोना डैश बोना, खट्टा डैश बट्टा। चलिए इन तीन को ही देख लेते हैं। ठीक, देखिएगा, इन तीन को ही देख लेते हैं। देखिए, इसमें हमारा लिखा हुआ है खाना बाना। देखिए, खाना, खाना तो हमारा सार्थक शब्द है, लेकिन बाना, बाना हमारा सार्थक शब्द नहीं है। इसका हमारा कोई अर्थ इससे संबंधित नहीं निकलता, खाने से संबंधित। देखिए, बाने का कोई तो अर्थ होगा, लेकिन खाने से संबंधित नहीं है। ठीक, हमें कोई मतलब नहीं इसका कोई और अर्थ है या नहीं है, लेकिन खाने से संबंधित नहीं है। जबकि हम खाने के साथ बोल रहे हैं तो इसका संबंध खाने से ही होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं खाना पानी कर लीजिए, खाना पानी मतलब खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए। ठीक, दोनों का संबंध एक दूसरे से है। सही, क्योंकि खाना भी खाया जाता है, पीना भी हमारी एनर्जी स्वास्थ्य के लिए है। पानी, देखिए ध्यान दीजिएगा, पानी में हमारी एनर्जी नहीं होती है। सही। देखिए, देखते हैं सोना बोना, सोना डैश बोना। तो देखिएगा आप, सोना का तो हमारा सार्थक अर्थ निकल रहा है, लेकिन बोना, बोना कोई शब्द होता होगा, इसका कोई अर्थ होगा, लेकिन सोने से संबंधित नहीं है। ठीक, देखिए खट्टा बट्टा, खट्टे का हमारा सार्थक शब्द है, लेकिन बट्टा हमारा सार्थक शब्द नहीं है। देखिए, अधिकांश ये शब्द इस प्रकार से दिए होते हैं कि जो हमारे बोलचाल में बोले जाते हैं, सोना बोना, खट्टा बट्टा, खाना बाना। ठीक, इस प्रकार से जब हमारे ये शब्द दिए होते हैं तो आप इनमें आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें हमारा अव्ययभाव समास होता है। आप इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इनमें एक शब्द सार्थक होता है जबकि दूसरा शब्द सार्थक नहीं होता, दूसरा शब्द सार्थक नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें हमारा अव्ययभाव समास है, जो हमारे ये दोनों बोलचाल वाले शब्द हैं। ठीक, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड से जो बेल होती है उसे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।